बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, मुस्तरद कागज़ात नामज़दगी एक ही झटके में मंजूर होंगे। अहम इक़दाम अदलिया की जानिब से ले लिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने छुट्टियों के बाद और नए साल के आगाज़ के साथ ही अदालत लगा ली है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से क्या खबर है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलबी का नोटिस, जवाबदेही का नोटिस जारी हो चुका है। ये मामला क्या है, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं। नए साल के आगाज़ के साथ ही सबसे बड़ा इस्तीफ़ा भी आ गया है। ये इस्तीफ़ा किसका है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स, लेटेस्ट खबरें। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा बयान सामने आ चुका है। बड़े बयान में बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि इस वक्त कोशिश ये थी कि किसी तरीके से या तो इलेक्शन डिले हो जाएं, इलेक्शन में हिस्सा ना लेना पड़े। मौलाना फजल रहमान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। और दूसरी तरफ ये कि मायूसी फैला दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ही ऐसा कुछ कर दिया जाए कि वो खुद ही इसका बाइकाट कर दें। और जो इकदाम उठाए गए इसके बाद बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सकती थी। इसी वजह से बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये बयान दे दिया गया है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन का वो बाइकआउट नहीं करेंगे, इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो हिस्सा है वो लेंगे। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मजीद ये कहा गया है जी कि टिकटों से मुतल्लिक मंगल और बुध को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से वो मुशावरत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद ये कहा जी कि आरओस के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। उन्होंने मजीद कहा जी कि 550 से ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगियों की दरखास्तें मुस्तरद हुई, जिनमें से तहरीक इंसाफ के 380, नून लीग के 28, जबकि पीपल्स पार्टी के 40 कागजात मुस्तरद हुए। और ये सिर्फ और सिर्फ गालबन कौमी असम्बली की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि चारों सूबाई असम्बली की भी अगर मिलाए जाएँ तो ये जो एक फिगर सामने आया था वो 3000 से भी ज़्यादा था। बहरहाल यकीनन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी उठाए गए हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन मौजूद नहीं है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्शंस का बाइकआउट करें। दूसरी तरफ नाजरीन, अदलिया की जानिब से भी अहम इकदाम उठा लिया गया है, और वो इकदाम ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए जजिस का ऐलान कर दिया गया है। और ये जजिस आज से जो अपीलें हैं वो सुनेंगे। और ये जो छोटे मोटे एतराज़ थे कि साइन नहीं है, तजवीज़ कुनिंदा या ताइज़ कुनिंदा पेश नहीं हुआ, या उम्मीदवार जो है वो ख़ुद पेश नहीं हुआ, जो उसकी रीज़न्स हैं उनको उठा लिया गया था, तो वो कहाँ से पेश होंगे। बहरहाल मोर देन 90% जो अपीलें हैं जो मुस्तरद हुए हैं कागजात, वो वापस मंजूर होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, लाहौर से कुल 9 जजिस हैं जो कि एपलेट ट्रिब्यूनल के जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देंगे। और इन 9 जजिस में जस्टिस फ़ारूक हैदर पंजाब से कौमी व सूबाई असम्बली की ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ एतराज़ात सुनेंगे। साथ ही जस्टिस असजद जावेद खरल फैसलाबाद और सरगोदा डिवीज़न से तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों से जो एतराज़ात हैं वो सुनेंगे। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के ही जस्टिस रसाल हसन सईद लाहौर डिवीज़न और ज़िला ओकाड़ा की तमाम कौमी और सूबाई जनरल नशिस्तों के एतराज़ात सुनेंगे। जस्टिस राहील कामरान शेख गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न की तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों से मुतल्लिक़ एतराज़ात सुनेंगे। इसी तरह से जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद भावलपुर डिवीज़न और ज़िला लोधरा के जो एतराज़ात वगैरह हैं वो सुनेंगे। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ज़िला पाकपतन साहिवाल और ज़िला लोधरा, जबकि जस्टिस अली ज़िया बाजवा ज़िला भकर और डीजी खान डिवीज़न्स की तमाम कौमी और सूबाई
जनरल नशिस्तों के जो एतराज़ात हैं वो सुनेंगे लाहौर हाई कोर्ट के ही, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाहिर सी बात है पूरा पंजाब आपने देखना होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा 9 जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए सामने आए हैं। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ज़िला अटक, मरी और रावलपिंडी, जबकि जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ज़िला चकवाल, तलागंग, जेहलम, मियांवाली और तहसील सराय आलमगीर की जो कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के एतराज़ात हैं वो सुनेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन रुख करते हैं पेशावर का भी। पेशावर हाई कोर्ट के भी जो 5 जजेस हैं वो इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, और इन जजेस में जस्टिस शकील अहमद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर किया गया है, जबकि जस्टिस नईम अनवर हाई कोर्ट में गोरा बेंच में समाअत करेंगे, और जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज हैं। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फ़हीम वली हाई कोर्ट DI खान बेंच से अपीलों की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस फजल सुबहान हाई कोर्ट बन्नू बेंच के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर हुए हैं। आगे चलते हुए सिंध की बात की जाए तो सिंध हाई कोर्ट से भी जो 6 जजेस हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, जो कि कागजात नामजदगियों से मुतलिक जो मामलात हैं वो इनके ऊपर अपीलों के ऊपर समाअत करेंगे। इनमें जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादम हुसैन, जस्टिस अदनान करीम कराची और हैदराबाद की अपीलों की समाअत करेंगे। सखर में जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फ़िकार जो है, और इसी के साथ ही जस्टिस सलीम जो हैं वो भी ये जो कागजात के ऊपर एतराज़ात हैं इनको सुनेंगे। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो जजेस हैं, 2 जजेस वो भी मुकर्रर कर लिए गए हैं, और इस्लामाबाद में मौजूद जो एतराज़ात हैं वो जजेस की जानिब से सुने जाएंगे। तो ये तो नाजरीन जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, इस हवाले से अहम तरीन और बड़ा इकदाम जो है वो अदलिया की जानिब से ये जो अहम स्टेप था वो ले लिया गया है, और आज से इन अपीलों के ऊपर समाअत शुरू हो चुकी है, और मोर देन 90% जो ये कागजात मुस्तरद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये तो एक ही झटके के अंदर मंजूर होने जा रहे हैं। बहरहाल कुछ जो कागजात हैं जिन पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से ख़ुद भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने कहा कि टेक्निकल एतराज़ात हैं, तो बहरहाल टेक्निकल एतराज़ात उनके ऊपर जो फ़ैसले थे वो दुरुस्त भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कह रहे हैं कि जो कागजात हैं जो दस्तखत है वो नहीं हुए, तो चले उसमें ये हो सकता है कि वापस दस्तखत करने के बाद जो है वो वापस जब जमा करवाए जाएँ तो वो एतराज़ भी ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल ये मामला है। इसी तरीके से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी आज छुट्टियों के बाद साल के पहले दिन जो अदालत है वो लगा ली है, और आज पहले दिन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं शुएब शाइन, वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने पेश हुए हैं। पेश इस तरह से कि आम रूटीन के मुकदमात की समाअत चल रही थी, और शुएब शाइन जो हैं वो उन्हीं मुकदमात के दौरान अदालत के सामने पेश हुए, और उन्होंने ये कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने के लिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर कर रखी है। इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब की जानिब से कहा गया कि वक्फे के बाद आप आ जाएं, वक्फे के बाद हम आपको सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 से 11:30 के दरमियान जो वक्फा है वो होता, और उसके बाद दोबारा से जो बेंच है वो बैठता है। तो बहरहाल वक्फे के बाद दोबारा जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लेवल प्लेइंग फील्ड मामले के ऊपर ये जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो भी सामने आ चुकी है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अहम तरीन मामले के ऊपर जो नोटिस है वो हो चुका है, उनसे जवाब तलबी जो है वो हो चुकी है, और ये जो नोटिस है वो बुनियादी तौर पर फवाद चौधरी ने जो जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस उनके खिलाफ चल रहा था, और जो बेंच था, जो कमीशन था, वो डयाला जेल जाता था और वहाँ पर समाअत करता था। तो अदालती जो जेल की कार्रवाई थी इसे चैलेंज किया था फवाद चौधरी ने। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये किया है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है, और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने
جو کیس ہے اس کی سماعت کی ہے فواد چودھری کی طرف سے. ان کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری ایڈوکیٹ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا جو موقف تھا وہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا. بہرحال عدالت نے ان کا موقف سننے کے بعد جو نوٹسز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کرتے ہوئے کیس کی جو سماعت تھی وہ ملتوی کر دی ہے. مولانا سب سے بڑے استعفے کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بڑی خبر ہے, اہم ترین خبر ہے, وہ بھی دیتا چلوں. اور 19 سال بعد یہ جو استعفیٰ ہے وہ سامنے آیا ہے. خبر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن 19 سال بعد پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی صدارت سے مستعفی ہو گئے ہیں. عارف حسن پہلی بار مارچ 2004 کو صدر پی او اے منتخب ہوئے تھے. سب سے بڑا استعفیٰ جو ہے وہ اسے قرار دیا جا رہا ہے اور تقریباً کوئی 19 سال کے بعد یہ جو استعفیٰ ہے وہ سامنے آیا ہے. پی او اے کے ایگزیکٹو کمیٹی کے نام خط کے متن میں کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف حسن نے خرابی صحت کی بنا پر صدارت چھوڑی ہے. خط میں عارف حسن کا کہنا ہے کہ 1 جنوری 2024 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں, یعنی کہ آج 1 جنوری آج ان کا لاسٹ ڈے ہے. فیصلہ آسان نہیں تھا, صحت پر توجہ دینے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. عارف حسن جنہیں پہلی بار 2002 میں ساؤتھ ایشین گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا, وہ پہلی بار مارچ 2004 میں پی او اے کے دفتر کے لیے منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد وہ مسلسل 4 مرتبہ منتخب ہوئے. عارف حسن کو عام طور پر سیاستدانوں اور شائقین نے اولمپکس میں پاکستان کے تغموں کی قحط پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو بہرحال یہ اہم ترین جو استعفیٰ ہے, بڑا استعفیٰ ہے, وہ آ چکا ہے. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ آصف زرداری نے ایک طنز کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں سیاسی رہنماؤں کے درمیان دلچسپ گفتگو ہوئی ہے. اوکاڑا میں سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا دلچسپ مکالمہ ہوا ہے. تقریب میں مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں لیاقت بلوچ نے سوال کیا کہ جناب صدر پاکستان کیسے ہیں. یہ آصف زرداری کے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا. اس پر آصف زرداری نے جواب دیا, یار بلوچ مجھے اونچی آواز میں صدر نہ کہو, کہیں مولانا نہ سن لے. مولانا فضل الرحمان نے سن لیا تو ناراض ہو جائیں گے. آصف زرداری کے ریمارکس پر مولانا سمیت تمام سیاسی قائدین کے کہکہے بلند ہو گئے, یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی ادھوری خواہش تھی کہ وہ صدر بنے اور اس خواہش پر آصف زرداری کی جانب سے بھی جو طنز ہے وہ ان پر کیا گیا کہ مجھے صدر نہ کہیں, کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. رات کے ایک بڑی خبر مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اور بھی سامنے آئی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری نے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پارٹی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ ہوا ہے. بہرحال اس حوالے سے بہت سارے لوگ تردید بھی کر رہے ہیں کہ حملہ نہیں ہوا, یہ ویسے ہی ان کی جانب سے بیان دیا جا رہا ہے. بہرحال یہ دعویٰ ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر 2 اطراف سے فائرنگ کی گئی. اسلم غوری کے مطابق فائرنگ کا واقعہ یارک انٹرچینج پر اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے بیٹے مولانا اسجد کے ولیمے میں جا رہے تھے. اسلم غوری کے بیان کے برعکس مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عبید الرحمان نے کہا ہے کہ فائرنگ مولانا فضل الرحمان پر یا ان کی گاڑی پر نہیں ہوئی. فائرنگ کے وقت مولانا فضل الرحمان گھر پر تھے. مولانا فضل الرحمان کے ترجمان مفتی ابرار نے بھی دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان بڑے قافلے کے ساتھ اپنے بیٹے مولانا اسجد کے ولیمے میں جا رہے تھے کہ یارک انٹرچینج پر قافلے پر حملہ کیا گیا. ترجمان نے یہ کہا ہے کہ قافلے پر 2 اطراف سے فائرنگ کی گئی. ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق مولانا فضل الرحمان حملے میں محفوظ رہے. بہرحال ایک طرف تو دعویٰ آ رہا ہے کہ حملہ ہوا اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو حملہ ہے وہ نہیں ہوا. بہرحال یہ رات کے ایک اطلاع تھی, اہم خبر تھی جو کہ سامنے آئی. آج کی اہم ترین تفصیلات یہی تھی. رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.